वो बहुत ही दयालु किस्म की थी। उसके पड़ोस में सुधा नाम की औरत रहा करती थी। उसका स्वभाव भी बहुत सरल था। उन दोनों में गहरी दोस्ती थी। वो दोनों कुछ न कुछ कारण से एक दूसरे से मिला करती थी। वो एक दूसरे से बहुत अच्छा व्यवहार किया करती थी। बाजार में अगर जाना हो तो दोनों साथ में ही जाया करती थी। दोनों एक दूसरे की अच्छी सहेलियां थी। रमा का पति सुमित बैंक में मैनेजर था और सुधा का पति संदीप एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर था। दोनों भी अच्छे पड़ोसी थे। एक दिन रमा सुधा से, सुधा कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ रमा, क्या कह रही हो? सुधा, मैं बाजार जाने वाली हूँ, तुम भी मेरे साथ बाजार आओगी? रमा, मुझे भी थोड़ी सब्जियाँ लानी है, मैं भी आऊँगी तुम्हारे साथ। कब जाना है? शाम के समय बाजार जाकर आएंगे। ठीक है। चलो फिर मैं चलती हूँ, शाम को मिलते हैं। ऐसा कहकर रमा अपने घर चली जाती है और सुधा अपना काम करने में व्यस्त हो जाती है। अब शाम को दोनों भी साथ में बाजार चली जाती है और दोनों सब्जियां खरीदकर घर चली आती है। अब एक दिन सुधा की बच्ची श्वेता को बहुत तेज बुखार आता है, तो सुधा उसे अस्पताल में लेकर चली जाती है। अस्पताल में जाते ही श्वेता का इलाज शुरू हो जाता है। सुधा डॉक्टर से, डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को क्या हुआ है? इसे इतना तेज बुखार क्यों आया है? जरा देखिए ना। मुझे चेक करने दीजिए। डॉक्टर श्वेता को चेक करते हैं और बताते हैं कि मैडम, इसे तेज बुखार होने के कारण हमें इसे एडमिट करना पड़ेगा, तभी हम इसका अच्छे से इलाज कर पाएंगे और इनकी तबीयत में सुधार ला पाएंगे। ठीक है डॉक्टर, मैं इसे एडमिट करवा देती हूँ। ऐसा कहकर सुधा श्वेता को एडमिट करवा देती है और बाहर अपने पति के साथ इंतजार करती है। अब कुछ समय में रमा भी सुधा की बच्ची को देखने चली आती है। तभी रमा सुधा से, सुधा, अब कैसी तबीयत है श्वेता की? मुझे जैसे ही पता चला मैं यहाँ चली आई। रमा, डॉक्टर ने कहा है कि उसे एडमिट करवा दीजिए, तभी उसके तबीयत में सुधार आ जाएगा। श्वेता को अब एडमिट करवाया है तो तुम यहीं रुको, मैं तुम दोनों का टिफिन लेकर आती हूँ। अरे रमा, रहने दो, मैं घर आकर बनवा लूंगी। अरे मैं अभी थोड़ी देर में बनवा के लाती हूँ, तुम यहीं रुको श्वेता के साथ। ठीक है। ऐसा कहकर रमा घर चली जाती है। घर जाते ही रमा टिफिन बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में वो खाना बनाकर तैयार कर लेती है और अपने पति के साथ टिफिन भिजवा देती है और वो घर के काम करने में व्यस्त हो जाती है। तभी उसे पता चलता है कि उसके घर में सब्जियां ही नहीं है। वो बाजार जाकर सब्जियां लेने चली जाती है। तभी बाजार में एक बूढ़ी औरत मटर बेच रही थी। वो बूढ़ी औरत, मटर ले लो मटर। बेटी, ताजे मटर है, तुम ले लोगी तो मेरे सारे मटर खत्म हो जाएंगे। माँ जी, मुझे 1 किलो मटर दे दीजिए। अभी देती हूँ। ऐसा कहकर बूढ़ी औरत रमा को 1 किलो मटर नाप के देती है। रमा मटर और कुछ सब्जियां लेकर घर चली आती है। तभी रमा सारी सब्जियां तोड़ने लगती है। थोड़ी देर बाद रमा मटर छीलने बैठ जाती है। तभी वो देखती है कि उसके मटर के दाने पीले पीले दिखाई दे रहे हैं। वो सभी मटर के दाने निकाल कर देखती है तो उसे सारे मटर के दाने एक जैसे ही दिखते हैं और सभी दाने पीले रंग के होते हैं। रमा वो दाने हाथ में उठाकर देखती है तो उसे लगता है कि ये दाने सोने के हैं। ये मटर के दाने सच में सोने के तो नहीं, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये सब मटर सोने के हैं। ऐसा हुआ तो कितना अच्छा होगा। रमा ऐसा सोच ही रही थी, तभी रमा का पति सुमित घर में आ जाता है और देखता है कि मटर के दाने पीले रंग के हैं। तभी वो रमा से, अरे रमा, इन मटर के दानों को तुमने क्या किया है? ये ऐसे क्यों दिख रहे हैं? मैंने इन्हें कुछ नहीं किया है, ये सोने के मटर के दाने हैं जो कि मुझे एक बूढ़ी औरत ने दिए हैं। क्या तुम सच कह रही हो? ये सोने के दाने हैं, मुझे देखने दो। ऐसा कहकर सुमित वो मटर के दाने देखता है और बोलता है कि रमा, सच में ये सोने के दाने हैं। ये मिलने की वजह से हमारी किस्मत चमक उठी है। ये अब मैं अलमारी में रख देता हूँ। ऐसा कहकर सुमित सारे मटर के दाने अलमारी में रख देता है। अब ये खबर सारे गांव में पहुंच गई थी कि रमा को बाजार में एक बूढ़ी औरत ने सोने के मटर बेचे। अब सभी लोग बाजार में जाकर सोने के मटर मिलते हैं क्या देख रहे थे, मगर उन्हें किसी को भी सोने के मटर नहीं मिलते। उसी बीच सुधा की बच्ची की तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है। अब सुधा को हर रोज ढेर सारे पैसे लग रहे थे। एक दिन सुधा रमा से, अरे रमा, श्वेता को बहुत पैसे लग रहे हैं,
मैं इतने पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करूं? ये भी पैसों का देख रहे हैं, मगर कुछ नहीं हो रहा। हमारे पास के सब पैसे खत्म हो गए हैं। मैं अब क्या करूं रमा? अरे सुधा, तुम मायूस मत हो, कुछ ना कुछ रास्ता तो निकल ही आएगा। और हम है ना, तुम सिर्फ श्वेता की ओर ध्यान दो, बाकी का हम सब देख लेंगे। रमा सोच में डूब जाती है और उसे एक रास्ता मिल जाता है। वो घर आकर सुमित से पूछती है कि अजी, मैं सोच रही थी कि अगर हम सुधा बहन को थोड़ी मदद कर दे तो अच्छा होगा। उसे पैसों की बहुत जरूरत है। अरे तुम सही कह रही हो, मगर हम इतने पैसे कहाँ से लाए? हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अजी, मेरा ऐसा विचार है कि हम हमारे पास के थोड़े सोने के मटर अगर सुधा को दे दे तो उसकी मदद हो जाएगी। तुम ऐसा ख्याल मन में भी नहीं लाना, समझी? वो मटर के दाने हमारे हैं, हमें बुढ़ापे में काम आएंगे। जी ठीक है। ऐसा कहकर रमा अपना काम करने चली जाती है, मगर उसके मन में सुधा को मदद करने की चाह थी। रमा मन ही मन कुछ सोचने लगती है। तभी उसके दिमाग में एक अच्छी कल्पना आती है। रमा खुद से ही, अगर मैं इस मटर के दाने को सुनहरा कलर दूं तो असली और नकली का फर्क ही नहीं पता चल पाएगा और सुधा की मदद भी हो जाएगी। ऐसा मन में सोचकर रमा बाजार चली जाती है और वहां से कलर खरीद लाती है। घर आकर उन सोने के मटर में से कुछ दाने निकालकर उसमें हरे मटर के दाने सुनहरे रंग के करके उस सोने के मटर में डाल देती है और कुछ सोने के मटर निकालकर अपने बैग में भर लेती है और टिफिन लेकर अस्पताल में चली जाती है। अस्पताल में जाकर रमा सुधा से, अरे सुधा, मैंने तुम्हारे लिए टिफिन लाया है, तुम सब खाना खा लो। और ये लो सोने के मटर के दाने, इससे तुम श्वेता का इलाज करवा सकती हो। अब तुम्हारा टेंशन भी खत्म हो जाएगा। अरे रमा, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर लिया होता। तुमने खामखा खुद को तकलीफ दी। अरे सुधा, दोस्त ऐसे समय में ही तो काम आते हैं। अब तुम कुछ मत कहो, ये सोने के मटर ले लो और श्वेता का अच्छी तरह से इलाज करवा लो। हाँ रमा, तुम मेरी सच में अच्छी सहेली हो, जिसने मेरी ज़रूरत के समय मदद की। ऐसा कहकर सुधा और रमा गले लग जाती है। अब सुधा श्वेता का अच्छी तरह से इलाज करवाती है और कुछ दिनों बाद श्वेता